आज के इस वीडियो में हम 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, पेपर कोड है 822 IA, इसको फुल सॉल्व करने वाले हैं। बाकी पेपर भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये पेपर आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, NCERT के साथ विगत वर्षों के प्रश्न करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। पहले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखो, हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, कह रहे किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से, ये हमने एक बाह्य बिंदु ले लिया और इस बिंदु से हम वृत्त पर कितनी अधिकतम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप बोलोगे 2 खींच सकते हैं, आंसर हो जाएगा 2। कितने खींच सकते हैं? 2 खींच सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखें, डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। वाई अक्ष से बोले तो आंसर एक्स वाला होगा। एक्स अक्ष क्या होता है? ये एक्स होता है, ये वाई होता है। एक्स हमारे पास 7 है तो आंसर हो जाएगा 7। ठीक, कह रहे हैं अगर पी साइन थीटा क्यू कॉस थीटा के बराबर हो, ठीक है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो, कॉसेक थीटा का मान हमें निकालना है। हमें क्या दे रखे हैं? पी साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है? क्यू कॉस थीटा के बराबर दे रखा है कि नहीं। तो देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, और ये कॉस गुणे में रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा साइन बट्टे कॉस, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पी गुणे में रखे बट्टे में आ जाएगा। साइन बट्टे कॉस क्या होता है? टेन थीटा। तो हमारे पास टेन थीटा बराबर क्यू बट्टे पी है। अगर टेन थीटा क्यू बट्टे पी है तो कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, पी बट्टे क्यू हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये सूत्र है। ठीक, कॉट थीटा का मान कितना है? पी बट्टे क्यू। वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, एक पी का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर, क्यू का वर्ग हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, लॉस ऑफ पली है, अब इसको हल करेंगे तो देखो, लॉस ऑफ आ जाएगा क्यू स्क्वायर एक कम क्यू स्क्वायर और 1 गुणा पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको ढंग से लिख दो, ये तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके क्यूब हो जाएगा, तो बट्टे में क्यू, आंसर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, लेकिन अगर आपने इसको अटैम्प्ट किया है या नहीं किया, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, बोनस नंबर। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि पढ़ के जाओ पूरा, लेकिन आप लोग माने नहीं। देखो, यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारे पास चौथा नंबर है, यहाँ पर 10-1 10-2 ऐसे ऐसे चल रहा है, लास्ट में 10-88 गुणे में है ना, आंसर आ जाएगा इसका 1। आंसर कितना आएगा? 1। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। देखिए, इन एंगलों के मान हमें नहीं मालूम होते हैं, परंतु अगर 2 एंगल को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, और उनको जोड़ने पे 90 और वो सेम टू सेम है, जैसे 10, ये भी 10 है, ठीक है, 10-1 है और ये 10-89 है, सेम टू सेम है, तो इनका गुणा करने पे ना 1 आता है। ऐसे जैसे जोड़ा बन जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, बाकी भी जोड़ा बनेगा, तो इसका मान 1 के बराबर होता है। ये 1 है, ये 1 है, 1 को कितनी बार भी गुणा करो, कितना आता है? 1 आता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि यदि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो क्यू का मान क्या होगा। अगर मूल बराबर होता है, मूल बराबर होने पे क्या होता है दोस्त, कि जो विविक्तिकर होता है वो 0 के बराबर होता है। डी का मान 0 के बराबर होता है, और डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 0 के बराबर है। अच्छा, बी क्या होता है हमारे पास? ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणज। एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है? 3। फिर बी क्या होता है? एक्स का गुणज। एक्स का गुणज कितना है? 5। और सी हमारा क्या होता है? माइनस के यहाँ पर दे रखा अचर पद, यहाँ लिखेंगे तो बी का मान है 5, 5 का वर्ग, 4, ए का मान है 3 और सी का मान है माइनस का क्यू। ठीक है, 5×25 माइनस गुणा माइनस प्लस होता है 4×3 12 क्यू। ठीक है,
ये प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये 12 गुणे में है, बराबर किस तरफ आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो क्यू का मान होगा माइनस के 25/12, माइनस के 25/12। ऑप्शन नंबर ये जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इन पेपर्स के PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा, जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं उनको मिल जाएंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, छठे नंबर पर। ठीक है, ऐसे 7 सेट मैंने 7 को 7 करा रखे हैं। अगला बोल रहे समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद A11, 11 है, एक कम कर देंगे A + 10D। ए क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद हमारे पास क्या है माइनस के 62। डी क्या होता है, डी होता है दूसरे पद में से प्रथम पद को हटा दो, दूसरा पद है माइनस के 59, प्रथम पद है माइनस के 62। डिटेल में कर रहा हूँ, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 62 में से 59 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3। तो प्रथम पद आपके माइनस के 62 और डी है आपका 3, तो माइनस के 62 में से 30 घटा दोगे तो माइनस के 32 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर PE इतना है तो PE नहीं क्या होगा, आपको पता है कि PE + PE नहीं का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हमें PE नहीं निकालना है, तो ये प्लस का PE इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 में से आपको घटा देना है 0.05, घटा दो, आंसर आ जाएगा 0.95, 0.95। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक थैले में 3 लाल 5 काले गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, लाल होने की प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है संभव परिणाम, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है। तो संभव परिणाम कितना है मेरे पास, देखो हमसे किसके लिए पूछा है, लाल होने की, लाल परिणाम कितने 3 संभव, और कुल गेंद कितने 3 और 5 को जोड़ दोगे 8, आंसर आ जाएगा 3/8। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ जाते 9वें नंबर पे आ जाऊँ। क्या बोला गया चित्र में, ये जो DE समानांतर है BC के, ये जो DE समानांतर है इस BC के हैं, तो CE की माप क्या होगी ये हमें बताना है। CE दिख रहा है ना, ये CE अगर देखो ये इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है AD बट्टे DB किसके बराबर होता है AE बट्टे में क्या होता है EC, इसके बराबर होता है, ये आप जानते हैं। तो AD दे रखा है 1.3, DB दे रखा है 3.9 और ये दे रखा है 1.5 और EC हमें ज्ञात करना है। दशमलव इधर एक स्थान के बाद इधर भी एक स्थान के बाद हट गया, 13 कम 13, 13 3 39। सो देखो EC 1 कम EC और 15 3 45.1 स्थान के बाद EC का मान आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं MNL और PQR में M कोण और Q कोण समान दे रखे हैं। ठीक है, और ये भुजा दे रखी है, तो त्रिभुज का नोटेशन बताना, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, किस नोटेशन के आधार पर। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पर 4.5 है। तो देखो संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। ठीक है, कोई सा भी त्रिभुज आपस में समरूप है क्या, नहीं है। ठीक है, आपस में त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है, क्योंकि SAS नियम लागू नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, और बच्चे ने यहाँ पर कंफ्यूज होकर उल्टा पुल्टा लगा के आए होंगे। 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठफल क्या होगा। गोले का पृष्ठफल का सूत्र होता है 4πr²। आर हमारे पास क्या है, व्यास दे रखा है 1/2, तो त्रिज्या क्या होगी उसकी आधा कर देंगे, 1/2 का आधा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 1 के गुणा 1, 1 कम 1, 2 दूनी 4, त्रिज्या 1/4, 4πr का मान है 1/2। ठीक है, तो 4π 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कटा, यहाँ सिर्फ क्या बचा पाई बचा, आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर²। ठीक है, एक सेकंड, अर्धगोला है ना,
नहीं गोला बोला है, सही है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त का एक चाप केंद्र पर, देखो त्रिज्या हमें क्या दे रखा है, ये हमें आर दे रखा है, कोण हमें दे रखा है 30, संगत चाप की लंबाई निकालनी है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री बट्टे में है 360, 2 पाई का मान कुछ नहीं तो 22, अच्छा 22 बट्टे 7 नहीं, पाई का मान रखना ही नहीं है, ठीक है, पाई का मान रखना नहीं है। और आर का मान है 6, काटो इसको, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कटा, तो पाई 22 बट्टे 7 की जगह मतलब पाई, सिर्फ पाई बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमसे क्या बोला गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाले एक रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है और ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की माप क्या होगी, एनसीईआरटी का प्रश्न है, अंडर 119 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, देखो भाई हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है और हमारा ओ है, और उसके बाद हमें क्या बोला गया, एक वृत्त के बिंदु स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा क्या बोली गई है, पी क्यू बोली गई है, हमें ओ क्यू निकालना है, और ओ क्यू हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की माप क्या होगी, ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की माप क्या होगी, तो यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है, और 90 अंश का कोण है तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया है, और पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है बच्चों किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, लगा दिया डायरेक्ट, 12 का वर्ग 144, ये हो गया पी क्यू स्क्वायर, 5 का वर्ग 25। आगे हल करेंगे, संख्या को एक तरफ लिखोगे, प्लस का 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा, घटाओगे 144 में से 25 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 119। हमें पी क्यू निकालना है तो इधर वर्गमूल ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 119 अंडर रूट में। कह रहे हैं 182 और 78 का मौसा क्या होगा, 182 और एक तरफ है 78, इनका क्या करो, गुणनखंड करो, 2 नम 18, 2 एक कम 2, किससे कटेगा, 7 से, 7 एक कम 7, 7 3 21, 13 एक कम 13, फिर 78 का देखो 2 3 6, 2 नम 18, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 3 9, 13 एक कम 13। सो देखो 182 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 7 गुणा 13, और 78 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 2 गुणा 3 गुणा 13। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों में है, 2 भी दोनों में है और 13 भी दोनों में है, तो HCF क्या होगा, यहाँ जो दोनों में होता है उसकी मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर एक ही है, 13 की मिनिमम पावर एक ही है, 13 दूनी 26, सो आंसर आ जाएगा 26। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, देखो त्रिज्या 3.5 को मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऊंचाई h बराबर 8.4 है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, क्या होता है 2πRh, तो पाई का मान देखो नहीं रखा है पाई, 2π, r का मान है 7/2 और h का मान है 8.4, 2 से 2 घटा। अब आपको क्या करना है, 8.4 को किससे गुणा कर देना है, 7 से गुणा कर देना है, तो यह आ जाएगा 88.8 पाई, 58.8, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या R4 है, त्रिज्याखंड का कोण 60 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 बट्टे में 360, पाई का मान नहीं रखा है और आर का मान है 4, तो 0 से 0 घटा 6 छंग 36, ठीक है, तो 4 का मतलब है 16/6 पाई, 2 3 2 8, आंसर आ जाएगा 8/3 पाई। ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर क्या होगा, विविक्तिकर डी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस की 4ac। तो देखो ए के स्थान पर क्या है, x² का गुणज 1,
बी क्या होता है, एक्स का गुणज 1, और अचर पद क्या है हमारा -k1। सूत्र में रख दीजिए, बी हमारे पास है 1 4, ए का मान है 1, सी का मान है -1। तो 1 का वर्ग 1, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 4 एकम 4, तो आंसर आ जाएगा +k5। क्या हो गया, +k5, b² -k4 ए सी। हाँ, 4 और 1 +k5 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कह रहे हैं इनके मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है -b/a। -b क्या होता है, x का गुणज। x का गुणज क्या है, -k4, और a क्या होता है, x² का गुणज 4। देखो हमारे पास प्रश्न में a की जगह पर 4 है, b की जगह पर x का गुणज -k4 है, और c की जगह पर अचर पद 1 है। तो माइनस माइनस प्लस, बट्टे में 4, 4 एकम 4, उत्तर आ जाएगा 1। अगला प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित सारणी में माध्य क्या होगा। अब माध्य निकालने के लिए पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। माध्य निकालने के लिए पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद x निकालोगे, और उसके बाद fx। तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, फिर 30 से 40, और फिर है 40 से 50। ठीक, यहाँ हम लिखते हैं कुल। अब देखो f हमें दे रखा है 4, 7, 5, 8, 6। x क्या होते हैं, इन दोनों को जोड़ो, आधा करो। 10 का आधा कितना होता है, 5। सब में 10 का अंतर है, जोड़ते जाओ। 10 जोड़ा 15 होगा, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। अब हमें गुणा करना है fx की। 4 पंजे 20, 15 सत्ते 15 गुणा 7, 15 सत्ते 105। फिर आपका आ जाएगा 25 पंजे 125, ठीक है। फिर 35 को गुणा कर देना है 8 से, 35 अट्ठे 280। फिर आपको 45 को गुणा कर देना है 6 से, 270। ठीक, अब आपको क्योंकि माध्य निकालना है, माध्य बराबर क्या होता है प्रत्यक्ष विधि में, fx का कुल योगफल बट्टे f का कुल योगफल। देखो 5, 5, 10, हासिल लगा 1, यहाँ से हो गया 8, ये 2, 10, 12, 12 और 7, 19, हासिल 1 था 20 हो गया, हासिल लगा 2, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ से हो गया 7 और 5, 12 और 8, 20 और ये 30, ठीक है। तो 700 बट्टे में है 30, 0 से 0 कटा, 70 को भाग दे दोगे 30 से, 70 को भाग देना है 3 से, तो काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये चलता रहेगा। 23.33, आंसर कितना आ जाएगा 23.33। कैलकुलेशन सही किया ना हमने, सही तो किया भाई कैलकुलेशन, ठीक है। 23.33 आएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं माध्यक वर्ग क्या होगा, ठीक है। माध्यक वर्ग निकालने के लिए देखो क्या करना होता है, सिंपल सारणी तो बनानी पड़ेगी माध्यक वर्ग निकालने के लिए। यहाँ हमारा वर्ग अंतराल है, और इधर हमारा बारंबारता है, और इधर हमारी संचयी बारंबारता में निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक। और f दे रखा है हमें 8, 6, 11, 18 और 6। संचयी बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी। 8 पहला वाला वैसे के वैसे, ये 8 हो गया, 8 में 6 जोड़ोगे तो 14, 14 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43, और 43 में 6 जोड़ेंगे तो 49। सही जोड़ा है ना हमने कैलकुलेशन। और इन सबको जोड़ोगे तो 8 और 6 14, 14 और 11 25, 25 और 18 हो गए 43, 43 और 6 हो गए 49। आपको देखना होता है n/2 पद, n 49 होता है, काटो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 24.5 से ज़्यादा तीसरे नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे जाओगे तीसरे नंबर पे, तो जो माध्यक वर्ग होगा वो होगा 20 से 30,
कितना होगा, 20 से 30 होगा। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। तो 20 के 20 MCQs हमने कर लिए हैं। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्नों में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि बिंदु x, 5 बिंदु 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं नंबर 1। ठीक, खंड नंबर कौन सा है, ये पहले का ए है, तो लिखेंगे हम, देखो हमें क्या दे रखा है, x, 5 और इधर है 2, -3। ठीक है, इनकी बीच की दूरी दे रखी है हमें 17। इसकी बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें, 17 दे रखी है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2। इस बिंदु का नाम a दे दो, इस बिंदु का नाम b दे दो। ठीक है, तो हमें प्रश्न में a b जो दे रखा है वो 17 दे रखा है। और दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, ये होता है। अब सूत्र में मान रखो, x1 की जगह x है और x2 की जगह पे 2 है, y1 की जगह 5 है और y2 की जगह -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 17। अंडरवुड है, अंडरवुड हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने पर यहाँ से वर्ग करेंगे, अंडरवुड हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - 2 का वर्ग, 5 और 3 8 का वर्ग, और इधर हो जाएगा 17 का वर्ग। तो इसे खोल दीजिए, a - b का होल स्क्वायर लगाकर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, 88 64, और 17 का वर्ग होता है 289 289, प्लस का इधर के माइनस का हो गया 0। अब यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, देखो 64 और 4 68, आपको 289 में से कितना घटा देना है, 68 घटा देना है, तो बचेगा आपका 221 माइनस का। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, ये हमें हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हल करना है। ठीक है, इसको हल करेंगे, हमें हमारा उत्तर मिलेगा। देखो इसका गुणज कुछ नहीं, तो एक ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें, 1 और 221 को गुणा करने पे 221 है और घटाने पे 4। भाई ये कैसा आ गया है, ये सही दे रखा है ना, x, 5 2, -3, इनके बीच की दूरी 17 मात्रक है। प्रश्न सही है ना, 17 है या 7 है, 17 ही तो लग रहा है। तो x का मान क्या होगा, ठीक है, तो 13 से कट जाएगा भाई। ठीक है, 13 1 कम 13 एंड फिर 7 बार बन जाएगा, और 17 1 कम 17, 13 और 17 को गुणा करोगे 221 आ जाएगा, 17 में से 13 घटाओगे 2 और 4 आ जाता है। ठीक, तो देखिए, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा के मान रखना, 17x माइनस की 13x। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा कर दो ब्रैकेट में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन सही है। ठीक है, यहाँ से जोड़ा आ गया, यहाँ से जोड़ा आ गया, इस जोड़े से x ओबाइनिस्ट, एक्स स्क्वायर से एक x बाहर निकालेंगे तो एक x बचेगा, और यहाँ से 17 बचेगा, 13 ओबाइनिस्ट आ जाएगा, x बचेगा, 13 1 कम 13 13 7। ठीक है, जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे, और जो ओबाइनिस्ट निकाला था उसको चिन्ह के साथ दूसरे बार ब्रैकेट में लिख देंगे। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x माइनस के 17 बराबर 0, तो माइनस के 17 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 17। आंसर, यदि x प्लस 13 बराबर 0, तो प्लस के 13 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 13। तो ये हमें हमारे उत्तर आराम से मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। देखिए फिर से आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो जो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आए थे उनके आपको बोनस नंबर मिल जाएंगे, भले ही आपने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदु इतने 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 संरेख है, तो ए का मान क्या होता है। संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये संरेख है, 3 बिंदु है ना, त्रिभुज मान के चलते, ए हमें दे रखा है 1,4, बी हमें दे रखा है 1, -2,
और सी हमें दे रखा है -3, 16। अगर इनको संरेख बोला जा रहा है, ठीक है, तो इसको मानो x1 ये है y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। संरेख होने पर चूंकि यह संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और इसका सूत्र पता है क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस के y1 x3 y1 माइनस के y2। ये चीज़ होती है 0 के बराबर। देखो 1/2 इधर गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी जो 0 हो जाता है। x1 कितना है 1, y2 है हमारा -2, y3 कितना है 16, x2 कितना है हमारा, x2 है a, x2 हमारा कितना है a, y3 कितना है हमारे पास 16 और y1 है 4, x3 कितना है -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y1 कितना है 4 एंड y2 कितना है -2, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 16 2 18, तो ये हो जाएगा -18, 16 में 4 काटेंगे 12, ये हो जाएगा 12a और 6 3 18 हो जाएगा। तो 18 और 18 कितना हो गया -36, और ये प्लस के 12 उधर जाके क्या हो जाएगा -12। नेगेटिव से नेगेटिव करना, ये 12 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो 12 3 36, ए का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ 2 sec थीटा के बराबर होगी। ठीक है, किसके बराबर होगी, 2 sec थीटा के बराबर होगी। तो हम लेंगे बायां पक्ष लेने पर, क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर। ठीक, तो बायां पक्ष क्या है मेरे पास, बायां पक्ष है मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा, बट्टे में है कॉस थीटा, प्लस में है कॉस थीटा, बट्टे में है 1 प्लस साइन थीटा। हमें सिद्ध करके क्या लाना है, 2 sec थीटा लानी है। अब देखो कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही। जब तक सर्वसमीका नहीं लगती तो हमें साइन कोस में बदलना होता है, ये पहले से ही साइन कोस में बदला हुआ है। तो अब बस हल कर लो लॉस ऑफ लेके, इसकी गुणा कर देंगे, लॉस ऑफ आ जाएगा, नीचे नीचे गुणा कर दिया। अब आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, प्लस इसकी गुणा इसके साथ होती है, तो 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा के घात में क्या लग जाएगी 2, क्योंकि 2 बार गुणे में। और कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे खोल देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। ठीक, और इधर से क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जो है वो उसको वैसे का वैसा आप लिखते रहिए। अब देखिए इसको और इसको एक साथ में रखेंगे, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 1 रख दिया, 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ से 2 1 कम 2 साइन थीटा हो जाएगा। नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 और 1 कितना होता है 2, यहाँ से 2 साइन थीटा, बट्टे में क्या है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर से 2 बनिष्ठ है, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 बाहर आ गया साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी नीचे भी कटा 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos, और 1/cos क्या होता है सेक। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न पे हमें क्या बोल रहे हैं कि बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये जो बंटन हमें दे रखा है इसका हमें माध्यक निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है वर्ग, बारंबारता, संचयी बारंबारता, है ना। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है प्रश्न में 0 से 10, 10 पे ख़त्म हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में। बारंबारता में दे रखी है 6, 9, 20, 15 और फिर 9।
ठीक है, ये देखिए आपके आंखों के सामने। अब हमें क्या करना है, अब हमें संचयी बारंबारता बनानी है। संचयी बारंबारता बनाएंगे, पहला वाला वैसे के वैसे 6, 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35, 35 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, कितना हो जाएगा 50, 50 में 9 जोड़ेंगे तो 59। देखो 6 और 9 15, 15 और 20 35, 35 और 15 50, 50 और 9 59। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, एन से निरूपित करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं टोटल या कुल। अगला स्टेप क्या होता है, एन बट्टे 2 देखना, एन बट्टा 2 59.2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 पंजे 10। आपको 29.5 से बड़ा ढूंढना है सी एफ में, तो 29.5 से बड़ा है 35, तो इसी के सीध में आ जाना है। तो आपको आपका माध्यक वर्ग मिल जाएगा 20 से 30। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग कितना है हमारा 20 से 30 है, तो माध्यक वर्ग हमारा 20 से 30 है, तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी हो जाएगी 20, और जो अंतर है 20 से 30 के बीच में वो है 10। ठीक है, एफ हमारा कितना है, एफ के कॉलम में ये 20 है, और जहाँ से आपने ढूंढा था जस्ट 35, उसके जस्ट ऊपर वाला हमारा सी एफ होता है। सी एफ हमारा कितना है 15। अब प्रश्न में आ जाऊँ, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस का सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ, यही होता है। तो एल का मान हमारे पास है 20, एन बट्टे 2 हमारे पास है 29.5। ठीक है, कितना है 29.5, और सी एफ हमारे पास कितना है, सी एफ हमारे पास है 15, और एच हमारे पास है 10, और एफ का मान हमारे पास है 20, 10 दूनी 20। तो 20, 29.5 में से 15 घटाओगे तो 0.5, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 2 में से घटाएंगे 1, बट्टे में 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 20 में हमें जोड़ देना है 7.25, तो आंसर आ जाएगा 27.5। ठीक, ये हमें हमारा माध्यक बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे संख्याओं इतने और इतने का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सो देखिए हमारे पास क्या है 92 है और है 510, तो हम इनका करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 से काटो, 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 एकम 23, 510 को काटो, 2 दूनी 4, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, किससे कटेगा 5 से, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 एकम 17। अब आज जो गणन कर दिया 92 को हम लिख सकते, 2 कितनी बार है 2 बार, और 23 है 1 बार, 2 है 1 बार, 3 है 1 बार, 5 है 1 बार, और 17 है 1 बार। पहले वो संख्या ढूंढो जो दोनों में है, 2 दोनों में है। हमें निकालना है एलसीएम। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए जो दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर, 2 दोनों में, 2 की मैक्सिमम पावर 2, और फिर जो बच गए उनको गुणे में डालो, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, तो 2 दूनी 4 गुणे 3 5 15, ये 17 गुणा 23। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 15 चौके 60। ठीक, और अब 17 को जब गुणा कर दोगे 23 के साथ तो ये आ जाएगा 391। ठीक है, 391 को जब आप गुणा करोगे 6 के साथ तो ये आ जाएगा 23, 46, पीछे से 0। ये हमें हमारा एलसीएम आराम से मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल एग्जाम में आता है, मैंने बोला था एग्जाम में आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है,
ठीक। √3 क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हर एक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ बट्टे वाला कभी ज़ीरो नहीं होता है। P और Q हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और HCF जो होता है P और Q का, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। इस अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो इन गुणों को संतुष्ट ज़रूर करेगी। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसके लिए किसी एक प्रॉपर्टी को ये मना करना पड़ेगा, यही हमें दिखाना है। इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक तिरछे गुणा करेंगे, P एक कम P, और यहाँ से आ जाएगा √3Q, ठीक है। अब हमें क्या करना है? वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? P का वर्ग हो जाएगा P², √3 का वर्ग करोगे 3, ये हो जाएगा Q², ठीक। गुणज क्या है? अब दिख रहा है Q² का 3, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P² 3 से विभाजित है, P² 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। इसलिए P भी हमारी 3 से विभाजित होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में ये एक्चुअली एक प्रमेय होती है भाई, और इन प्रमेय में ना जो स्टेप्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। पुनः आपको क्या करना होता है? माना P बराबर 3 है, यहाँ पर 3R मान लो, जो संख्या होती है वही मानना होता है 3R। फिर से आपको वर्ग करना है। वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करोगे तो P का वर्ग हो जाएगा P², 3 का वर्ग हो जाएगा 9R², ठीक है। आपको क्या करना है? P² का मान उठाकर यहाँ रख देना है, 3Q², ये 9R², 3 3 9 कटा, तो Q² बराबर यहाँ आ गया 3R²। गुणज क्या है? 3 है, तो यहाँ लिखोगे चूंकि Q² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। ओके। अब देखो, आपने चीज़ नोटिस की होगी कि भैया P भी 3 से कट रहे हैं और Q भी 3 से कट रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों 3 से विभाज्य हैं, दोनों के दोनों 3 से कट रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो HCF होगा P और Q का वो 3 होगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमने देखा था कि अगर ये परिमेय होना होगा तो इसको HCF 1 देना चाहिए, तो ये तो भाई 3 दे रहा है, इस स्टेटमेंट को ये मना कर रहा है, यानी कि ये हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। ये हमारी अवधारणा के क्या है दोस्तों? विपरीत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको एग्जाम में सॉल्व करना था, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। अब 4 नंबर वाले प्रश्न आ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित 5 खंडों को हल कीजिए। क्या बोला? सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये जो सारणी आप देख रहे हैं ना, इससे हमें क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। देखिए, बहुलक निकालने के लिए आपको पता है 10 पे ख़त्म और 10 से शुरू हो रहा है, वर्ग अंतराल, सही है। ये बारंबारता है, तो सबसे बड़ी बारंबारता हमें देखनी है। सबसे बड़ी बारंबारता 23 है, तो ये F1 है, F1 के बाद F2 होता है और इससे पहले वाला F0। F1 के ऊपर वाला ये हमारा क्या हो जाता है? बहुलक वर्ग। ये हमारा क्या है? बहुलक वर्ग, ठीक है। ये सब लिखना पड़ेगा कॉपी में, चूंकि, और ये सारणी फिर से बनानी पड़ेगी। बहुलक वर्ग 30 से 40 है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 30, और इनके बीच का अंतर कितना है? 10। 30 से 40 10 का अंतर है। उसके बाद F1 हमारा 23 है, F0 हमारा 21 है और F2 हमारा 14 है, ठीक।
इसलिए बहुलक का सूत्र आपको पता होगा। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 होता है। एक सूत्र होता है। मान रखो L का मान हमारे पास है 30, ठीक, और F1 हमारे पास है 23, F0 हमारे पास है 21, H हमारे पास है 10। 2F1 23 दूनी 46, F0 का मान हमारे पास है 21 और F2 का मान है 14। 23 में से 21 घटाओगे 2 दही 20 और 46 में से 35 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 11। तो 20 को भाग दे देंगे 11 से, तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे दशमलव के दो स्थान तक लिया, तो 30 में हमें जोड़ना 1.81, तो आंसर आ जाएगा 31.81। ठीक है, ये हमें हमारा बहुलक आराम से मिल जाएगा। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे कि त्रिभुज ABC, ना उससे पहले क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। हमसे क्या बोला जाना है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। 4 नंबर पूछा गया। देखो हमारे पास एक प्रमेय 10.2 है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। हमारे पास एक बाह्य बिंदु है P और इससे हमने स्पर्श रेखा खींची है और इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों को हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो PA है वो PB के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, हमने रचना करी है। अब हमें थोड़ा रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करना है, A से O को मिलाना है, B से O को मिलाना है और P से O को मिलाना है। BO PO AO को मिलाया, ये रचना की हमने। देखो इस भुजा को और इस भुजा को बराबर दिखाना है, बराबर यानी कि इस त्रिभुज को सर्वांक्षम दिखाना है। ठीक है, और कक्षा 9 का नियम लगेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से क्या जानते हो कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। यानी कि जो कोण B है और जो कोण A है वो आपस में बराबर है और वो 90 डिग्री के हैं, दोनों के दोनों। अब इस त्रिभुज को, त्रिभुज PBO तथा त्रिभुज PAO, इसको हमें सर्वांक्षम दिखाना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो देखो आपके इस त्रिभुज में PO दोनों में बराबर है, दोनों त्रिभुज में PO आएगा, इस वाले में भी और इस वाले में भी। PO बराबर PO, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। उसके बाद OB बराबर OA है। क्यों, दोनों के दोनों बराबर किस लिए हैं, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं। साथ ही साथ कोण B बराबर कोण A है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। देखो ये 90 है, ये भी 90 है, 90 है, यानी कि समकोण त्रिभुज का अगर कर्ण बराबर है, इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा, कर्ण बराबर है, अगर कर्ण बराबर है और उसके साथ एक और भुजा बराबर है, यानी कि RHS द्वारा ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज PBO सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज PAO का। अतः CPCT द्वारा सर्वांक्षम होने पे क्या होता है, अगर दो त्रिभुज सर्वांक्षम होती तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजा बराबर होती है। तो हमें तो कोण से मतलब है, तो PB किसके बराबर हो जाएगा, PA के। PB बराबर हो जाएगा PA, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, C नंबर है, हमारे पास क्या बोला गया, एक त्रिभुज है ABC है, बहुत आसान सा कुछ प्रश्न है। त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। ABC पर
डी बिंदु इस प्रकार है, डी बिंदु इस प्रकार है, बी सी बिंदु भुजा पर डी इस प्रकार है कि ए डी सी जो कोण है वो बी ए सी के बराबर है। ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो सी ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो सी बी इंटू सी डी के बराबर है। ये चीज़ हमें क्या करनी है दोस्त, सिद्ध करनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो भुजा की बात हो रही है, सी ए स्क्वायर, जब छोटे वाले त्रिभुज लेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तभी सी स्क्वायर दो बार मिलेगा। सी ए छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले में भी है। ये सी भी है बड़े वाले में और ये सी डी छोटे वाले में। तो हम लेंगे त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में, दोनों को सर्वांगसम दिखाना है, मतलब सर्वरूप दिखाना है, सर्वांगसम नहीं। तो सबसे पहले देखो ये जो कोण सी है वो छोटे वाले त्रिभुज में भी मिलेगा और बड़े वाले त्रिभुज में भी मिलेगा, उभयनिष्ठ है। और उसके साथ साथ एक कोण तो पहले से ही बराबर दे रखा है आपको, ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर है बी ए सी के। तो आपने दो कोण आपने बराबर दिखा दिए, अतः एंगल क्राइटेरिया से अगर संगत दो कोण आपने बराबर दिखा दिए, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। सो यहाँ से देखो, यहाँ से ले लिया मैंने सी ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी बी या बी सी जो लिखना चाहो। उसके बाद देखो यहाँ से ले लिया मैंने ए सी और यहाँ से मुझे क्या लेना पड़ेगा सी डी। त्रिज्य गुणा करोगे ए सी गुणा ए सी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था। ओके बच्चों, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमसे क्या बोला गया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दो अंकों की संख्या है, तो एक इकाई अंक होगा, एक दहाई का। ये इकाई अंक, ये दहाई का अंक। मैंने मान लिया कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। तो वास्तविक रूप क्या होगा संख्या का, दो अंक वाली संख्या का जो वास्तविक रूप होता है, दहाई बोले तो 10, 10y, दहाई के स्थान पे y है ना, 10y प्लस का x हो जाएगा। और अगर इसको पलट दें, x की जगह पर y आ जाए, y की जगह पर x, तो क्या हो जाएगा, पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y होगी। ठीक है, आते हैं आगे प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोले, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में बोला संख्याओं का योग x और y को अगर जोड़ें तो 9 आता है। x प्लस वाई आपका 9 के बराबर है। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब 9 से अंदर गुणा कर दो, 9 दाई 90y प्लस के 2x, 2 दाई 20x प्लस के 2y। x को एक तरफ लिखो, y को एक तरफ, प्लस का 2y इधर के माइनस का हो जाएगा। और 9 है ना यार, 9x प्लस का 9x इधर के माइनस का हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर 11x, यहाँ बचेगा 88y। 11 गुणे हैं इधर आके पट्टी में, 11 8 88, तो x का मान आ जाएगा 8y। अब x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है एक बार लिख लो, x प्लस वाई बराबर 9। तो x का मान है 8y, पहले से ही y उपस्थित है, 8y और 1y कितना हो जाएगा 9y, 9 एकम 9, तो y का मान आ गया 1। y का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूँकि x बराबर है 8y, y का मान है 1, 8 एकम 8। संख्या क्या थी आपकी, आपने इधर x इधर y माना था, y का मान 1 है और x का मान 8, तो वो संख्या कितनी होगी 18 होगी। वो संख्या कितनी होगी भाई 18 होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इस द्विघात समीकरण को हल कीजिए। किसी विधि के बारे में नहीं बोले तो आपकी मर्जी, आप किसी विधि से इसको हल कर सकते हैं। ठीक, ई नंबर पे आ जाते हैं। देखिए द्विघात समीकरण को हल करना है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0। 2 3 6 गुणा करने पे 6 या जोड़ने पे 5, 3 दूनी 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आ जाता है, बड़ा आसान है। तो 3x प्लस का 2x गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 5 आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये हो गया 2x² माइनस से अंदर गुणा कर दोगे, माइनस का 3x प्लस माइनस 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 के 2x। ठीक, यहाँ से आपका एक जोड़ा है, इधर से आपका एक जोड़ा बन गया। केवल x उभयनिष्ठ है, तो 2x² से 1x बाहर बचा, 1x बचा, यहाँ से 3 बचा। कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, -1, माइनस था माइनस लगा दी 1। जब 1 निकालते तो वही आ जाता है, नेगेटिव में अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, तो आपने सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, और जो उभयनिष्ठ है चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको एक बार 0 मानेंगे, इसको एक बार 0 मानेंगे। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3 हो गया, और ये जो 2 गुणे में था इस तरफ आके बट्टे में आ गया। ठीक, नेक्स्ट इसको 0 मानोगे। यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस के 1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 1। आंसर ओके बच्चों, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमसे क्या बोला गया है, यदि एक बगीचा का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई ज्ञात। अच्छा, उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। दिया है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी है। अच्छा, तो लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, यानी कि आयताकार है बगीचा हमारा। ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना चौड़ाई को मैंने x मान लिया, x मीटर, इसलिए लंबाई क्या होगा, प्रश्न में बोला है लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है, 2x मीटर हो गया। हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल भी दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है भाई, परिमाप दे रखा है 120, ठीक है, और हमें क्षेत्रफल भी दे रखा है। क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई हमारे पास 2x है और चौड़ाई हमारे पास x है। 2 चक्कू 0x गुणा x स्क्वायर, तो x का मान क्या हो जाएगा 20, वर्गमूल निकालोगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से आंसर आ गया। अब लंबाई निकालोगे, लंबाई यहाँ पर रख दो, 2 गुणा 20 यानी कि 40 मीटर। हमें तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इस कंडीशन की, एक कंडीशन से ही आंसर निकल गया। इतना आसान प्रश्न है। इसका भी देख लेते हैं। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुणा
लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 छंग 0, गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा। लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई हमारे पास 2x है, सॉरी लंबाई हमारे पास 2x है, चौड़ाई हमारे पास x है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 + 2 लिखो, 2 + 1 लिखो, आना वही है। तो इधर देखो 3x, कोई से भी कंडीशन ले लो, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 6 0, तो x का मान आ गया 20। इस कंडीशन से भी आ गया, इस कंडीशन से भी आ गया, दो कंडीशन दे रखा है प्रश्न में, अगर कोई एक भी देता तो भी उससे हमारा काम बन जाता। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखो, कह रहे निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, 6 नंबर में आ रखा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है, कोई दोनों में से एक करना है, हम दोनों करेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, 3x बट्टे में 2 है, माइनस के 5 बट्टे 3 y बराबर माइनस के 2, तो इसको पहले सरल करना है, 2 3 6 लॉसुबा आ जाएगा, 3 3 9x, 2 5 10 y, और यहाँ से माइनस के 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, तिरछे गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं वही आ जाता है, और 6 दूनी 12 माइनस का, तो ये हमें हमारा पहला समीकरण दे रखा है। उसके बाद दूसरा समीकरण में दे रखा है x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2, और इधर है 13 बट्टे 6, लॉसुबा आ जाएगा 3 दूनी 6, इसके गुणा इसके साथ 2x, और यहाँ आ जाएगा 3y, इधर हमारा 13 बट्टे 6, इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6 कटा, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर 13, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर हमें क्या मिल गया, सेकंड, दूसरा समीकरण मिल गया। अब इन दोनों को हल करो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। विलोपन विधि लगाते हैं, किसको हटाना चाहें, किसको हटाएं, x को हटा लो यार, यहाँ 9 है, इस वाले में 9 से गुणा करो, यहाँ 2 है, इस वाले में 2 से गुणा करो, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 2 से गुणा करोगे 9 दूनी 18x, 2 ढाई 20, और 12 दूनी 24, 9 से गुणा करोगे 9 दूनी 18x, 9 3 27y, और 13 नम्मा, ठीक है, 13 को गुणा करना है, 13 नम्मा 117, ठीक। समान चिन्ह है, प्लस प्लस, समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह नीचे वाला बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कटा 27, और ये हो गया माइनस के 47y, ठीक है। अब 117 में आपको जोड़ देना है 24, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये 141 हो जाएगा नेगेटिव का, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये 47 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 47 3 141, तो y का मान आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। दूसरे में रखते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो y का मान है 3, ठीक, 3 3 9, और ये प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 हो जाएगा, क्या बचेगा 4, 2 दूनी 4, ठीक है जी। x का मान कितना आ गया 2, और y का मान कितना आ गया 3, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते अगले प्रश्न में, अथवा करके है, क्या बोला, AP के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतने दे रखे हैं। तो हम बोलेंगे माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ये हमने मान लिया। अब देखो हमें क्या है, प्रश्न में दिया है 51 पदों का योगफल निकालना है ना, हमें दे रखा है दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18, हमें निकालना वैसे है 51 पदों का योगफल, कोई पद निकालना हो या योगफल निकालना हो, जब तक A और D नहीं आएंगे तब तक हम कैसे निकालेंगे, A2 एक कम कर देंगे, A प्लस D 14 पहला समीकरण है, A3 एक कम कर देंगे, A प्लस 2D 18 दूसरा समीकरण है। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से देखो यहाँ पर है आपका A प्लस 2D बराबर 18, और यहाँ है A प्लस D बराबर 14, समान चिन्ह है, घटा देंगे, गुणज पहले से ही समान है, 2D में से 1D कम करेंगे, D बचा, 18 में 14 घटाएंगे 4 बचा, D का मान 4 है,
डी का मान यहाँ रख दो, चूँकि ए प्लस डी आपका 14 है, डी का मान हमने 4 रख दिया, प्लस के 4 इधर के माइनस के 4 हो जाएगा, तो ए का मान क्या आ जाएगा 10। ए मिल चुका है, डी मिल चुका है, अब हमें निकालना है 51 पदों का योगफल। अतः 51 पदों का योगफल एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी होता है, यही होता है। तो n हमारे पास है 51/2, 2 a का मान है 10, n-1 और d का मान है 4। सो यहाँ पर है 51/2, ये हो गया 20, 50 चौके 200, 200 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220 गुणे में 51/2, 2 एकम 2 0। ठीक है, आपको गुणा करना है, 11 को गुणा करना है किसके साथ, 51 के साथ, तो यह आ जाएगा 561, 11 गुणा 51, पीछे से 0 है 0 लगा दो। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। 6 नंबर आराम से मिल गए, आराम से बन गए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक, क्या बोल रहे हैं हमसे, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के जो उन्नयन कोण है क्रमशः 45 और 60 है, झंडे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, एक मीनार है, मीनार ये हुआ और मीनार के ऊपर हमारा एक झंडा लगा है ना, भगवा ध्वज ये लगा पड़ा है। ठीक है, कह रहे मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, ये 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। ठीक है, मीनार तथा झंडे के जो शिखर के उन्नयन कोण है, मीनार का शिखर ये है और झंडे का शिखर ये वाला है, इनके जो उन्नयन कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो दे रखे हैं 45, पहला वाला है 45 और दूसरा वाला दे रखा है 60। बोला झंडे की लंबाई निकालो कितनी होगी, ये झंडे की लंबाई ये है, इसको मान लेते हैं कि ये h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये झंडे की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, और इस दूरी को मैंने x मान लिया, इस दूरी को मैंने x मान लिया, नाम दे दो a b c और इस बिंदु को नाम दे दिया d। प्रश्न पढ़ के चित्र बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, दो समकोण त्रिभुज बनाए ना, उनको हल करो, आंसर आ जाएगा। ये पता है और ये निकालना है। त्रिभुज ABC में, ABC में आपको ये पता है और ये चाहिए होगा, तो देखो BC मुझे निकालना और AB मुझे पता है। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। थीटा मेरे पास कितने, 45 45। BC को हमने x माना है और AB हमारे पास है 10। tan 45 का मान एक होता है, 10 एकम 10 बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। x का मान मुझे 10 मिल गया। अब आ जाएंगे बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, ABD में देखो BD, क्योंकि ये निकालना है ना, इतना तो नहीं ले सकते, पूरा ही लेना पड़ेगा। BD बट्टे में आ जाएगा AB। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधा, लंब बट्टा tan थीटा, थीटा हमारे पास 60 है तो ये हो जाएगा tan 60। BD हमारे पास है x और ये h, तो BD हमारे पास है x प्लस h। AB का मान है 10 और tan 60 का मान होता है √3, बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा x प्लस h बराबर 10 √3। हमें h का मान निकालना है और ये प्लस के x इधर के माइनस के x हो जाएगा। और हमें x का मान मालूम है कितना है, x का मान 10, तो x की जगह पे 10 रख दो, 10 उभयनिष्ठ है, √3 बचा 10 एकम 10। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अथवा करके उसे भी हम करेंगे, हम सारा कर लाते हैं, आपको बताइए क्या बोल रहे हैं। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः इतने और इतने हैं, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
देखो क्या बोल रहा है, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, 50 मीटर, ये 50 मीटर है ऊपरी चोटी से। एक खंबा, ये हमारे पास एक खंबा है, खंबे के शिरे और आधार, खंबे का शिरा यहाँ पर है, ये शिरा है और ये आधार नीचे, इसके समांतर एक रेखा लेनी पड़ेगी। क्या दे रखा है, जो अवनमन कोण 45 है और फिर 60 है, ठीक है। जो अवनमन कोण है यहाँ पर 45 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। खंबे की ऊंचाई याद कीजिए, मान लेते हैं कि जो खंबे की ऊंचाई है वो h है, ठीक। टोटल ये 50 है, तो देखो अगर ये h है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक h तो होगा, लेकिन उस सब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पूरा 50 हमें मालूम है। ओके, तो देखो इसको हमने x बोला, ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। नाम दे दो A B C D E। ओके, अब देखो बच्चों, आपको डी ई चाहिए होगा, ये 50 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, h है, ये h है तो ये भी h होगा। तो ई डी क्या हो जाएगा, ये वाला जो टोटल में से इतना घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस के h। दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो पहले बड़े वाले पे आ जाओ, त्रिभुज बी सी ई में देखो ये पूरा पता है 50 है और ये हमें निकालना है, तो जो पता है और जो निकालना है उसकी भी संबंध लगाते हैं। देखो सी ई, ठीक है, सी ई बट्टे में बी सी, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, थीटा कितना है 60, बी सी हमारे पास है 50 और बी सी को हमने x माना है, टेन 60 का मान होता है √3, इधर आ जाएगा और ये बट्टे वाला है गुणे में, गुणे वाला बट्टे में आ जाएगा। ये x मुझे मिल गया इतना, 50 बट्टे √3 मिल गया। अब आ जाओ छोटे वाले त्रिभुज में ए डी ई में, ए डी ई में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना h है। देखो ये चीज़ निकालनी है और ये चीज़ हमें पता चल चुकी है x का मान, ठीक। तो ए डी यहीं पे आपको h दिख रहा है और ये बट्टे में है ए डी, कोण के सामने वाली भुजा लंब और बट्टे में आधार टेन थीटा, लंब बट्टे आधार टेन थीटा होता है, थीटा का मान कितना है 45। ए डी हमारे पास है 50 माइनस के h और इसको हमने x बोला है, 10 45 का मान 1 होता है। गुणा कर दोगे तिरछी, x एकम x, ठीक, और प्लस के x इधर के माइनस का हुआ, माइनस के x इधर के प्लस के h हो जाएगा। अब x का मान यहाँ रखो, क्या x का मान 50 बट्टे √3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉस ऑफ आ जाएगा √3, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, 50 एकम 50, ठीक। तो √ कभी नीचे छोड़ते नहीं है, 50 ऊपर नीचे ले लिया, √ कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो √ से मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ये 50 √3 माइनस 1, √3 गुना √3 सिर्फ 3, यहीं पे छोड़ दो, ये हमें मिल जाएगा किसकी, भवन की ऊंचाई, ठीक है। ये हमें हमारा भवन की ऊंचाई आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, देखो वृत्त की कोई जीवा, ये हमारी एक जीवा है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पर ये जो कोण है वो 60 डिग्री का बनाती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड है और ऊपर वाला जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है पूरा, ये दीर्घ वृत्तखंड हमें निकालना है। पाई का मान 3.4 लेना है और √3 का मान 1.73 लेना है। तो हमें दिया क्या है, जो त्रिज्या है r वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर और जो कोण है हमारा, कोण थीटा बराबर, वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले निकाल दें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड बोला है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना। इसका सूत्र होता है
थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान रखेंगे थीटा का मान है 60 बट्टे में 360, पाई का मान रखना है 3.14 और त्रिज्या है 15, आर का मान है 15 बट्टे में 2 और थीटा है साइन 60। काटो 6 छंग 36, ठीक है, और कटेगा 2 3 2 एकम 2 2 5 10 2 7 14 1.57 गुणा 25, 15 का वर्ग होता है 225 बट्टे में 3, ये आ जाएगा 225 बट्टे में 2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक, √3 का मान भी रखना है और यहाँ देखो 225 को गुणा करना है 1.57 से, तो यह आ जाएगा 353.25, इसको फिर 3 से भी भाग देना है। फिर देखिए यहाँ पर 225 √3 का मान हमें रखने के लिए बोला है 1.73 और 2 दूनी 4 से फिर भाग देना है। ठीक, तो 353.25 को हमें भाग दे देना है 3 से, तो जब भाग देंगे तो आएगा 117.75 और यहाँ देखिए हमारे पास क्या है 225 को गुणा करना है 1.73 से, तो यह आ जाएगा 38925 और फिर इसको हमें 4 से भाग देना है, भाग देंगे तो यह आ जाएगा 97.3125। तो आपको 117 में से इसमें से घटाना है 57.3125। ठीक है, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 4 में से घटाएंगे 3 और 7 में से 3 घटाएंगे 4, 7 में 7 घटाएंगे 0, आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले वाले का आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है कि लघु तो निकाल दिया, अब दीर्घ निकालो। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में से जब इतना काट के फेंक देंगे तो बचेगा, तो ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जस्ट अभी आपने निकालना है 20.4375, पाई का मान 3.14 और ये 15 का वर्ग, इसमें से घटा देना है 4.735। अब 15 का वर्ग होता है 225, उसकी गुणा करना है 3.14 से, तो ये आ जाएगा 706.5 और उसमें से हमें घटा देना है 20.4375। घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 9 में 7 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, यहाँ पे 6 और 10 में से 2 घटाएंगे 8, 686 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें हमारा दीर्घ वृत्तखंड मिल जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न में और आखिरी प्रश्न है ये हमारा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और डिस्क्रिप्शन बच्चों ज़रूर चेक कर लेना। क्या बोल रहे हैं, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। देखो हमारे पास एक लकड़ी का ठोस है, प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला निकाल दिया गया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम टाइप का। ठीक, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये जो बेलन आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, और आधार की त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है। लोग सोचते हैं काट के फेंका गया तो हमें घटाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, संपूर्ण में पृष्ठीय जब बोलता है तो हमें जोड़ना पड़ता है। तो बाहर बाहर से क्या होगा बेलन, अंदर से क्या होगा अर्धगोला, यहाँ से भी क्या होगा अर्धगोला, तो जोड़ना पड़ेगा। हमें दिया है, हमें क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है,
बेलन की ऊंचाई h हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो बेलन की होगी वही अर्धगोले की है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2 भी। अब आ जाओ ठोस का प्रश्नानुसार, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इधर से अर्धगोला इधर से अर्धगोला, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पृष्ठीय वाला 2πRh और अर्धगोले का होता है 2πr²। तो 2πr माइनस यहाँ से h बचा 2 दूनी, पाई बाहर है r बाहर है तो 2r बचा। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान है 7/2, h का मान है 10 और r का मान है 7/2। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, बाहर बचा 22 और ये हो गया 10 और 7 17। तो 17 को गुणा कर दो 22 के साथ तो आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो जाता है। बच्चों डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के ज़रूर देख लेना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। बाकी कोई टीचर तो बनाता भी नहीं है, मैं सारे सेट सॉल्व करा रहा हूँ और मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, विज्ञान पढ़ा रखी है। एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें।